चलिए गुड मॉर्निंग एमडी शागिर एस के जी, गुड मॉर्निंग। चलिए आज के इस वीडियो में लेकर के चलना है आज की इस लाइव क्लास में। चलिए विनय कुमार यादव जी लिखे गुड मॉर्निंग। चलिए गुड मॉर्निंग एटीट्यूड बॉय जी, गुड मॉर्निंग। चलिए आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉन हिंदी के सब्जेक्ट क्वेश्चंस को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखते चलिए बारीकी से। पहला प्रश्न सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं कि लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्न आपके सामने हैं। सभी प्रश्न को आंसर के साथ लेकर के हम आए हैं। सभी प्रश्नों के आंसर को भी आप लोग को देखना है बस, और कुछ विशेष नहीं है। यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कि हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा। प्रश्न पे गौर कीजिएगा कि हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा। अभी तक हमने देखा था कि हामिद क्या खरीदा, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया कि हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा, जिसका आंसर लेकर के आए हैं आप लोग के बीच। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो चिमटा ही खरीद करके है ना। यहाँ देखिए, हामिद ने लोहे की दुकान पर चिमटा देख करके ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। ठीक है सर, ये वाला याद है आंसर, सभी याद है। चलिए तब देखते हैं आगे। चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसे ही बर्बाद ही हुए। ऐसा सोच करके हामिद ने और कोई चीज न खरीद करके क्या खरीदा, चिमटा खरीदा। तो ये थे आपके पहले क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ध्यान से देखिएगा कि चिमटा खरीदने कौन से कारण बताता है। यहाँ पे इसका भी आंसर आपका, या फिर अथवा में पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। अथवा में इसको मतलब किस तरह से पूछ सकते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, कि हामिद ने चिमटे की सरप्राइज कैसे सिद्ध की। यानी कि दो तरह से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। पहला कि चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है, और दूसरा हामिद ने चिमटे की सरप्रियता कैसे सिद्ध की है। यानी कि चिमटा ही सबसे अच्छा चीज है, इसे उसने किस प्रकार से सिद्ध किया है। तो चलिए इस बात को देखते हैं। इसका आंसर लेकर क्या है कि हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखो तो यह बंदूक हो जाएगा, हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा, चिमटे में से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। सर ये सर चैप्टर 1 का पूरा क्वेश्चन आंसर याद है। चलिए बहुत अच्छा, आपको पूरे क्वेश्चन आंसर याद है ना। चलिए अगला भी है, पूरा आपको 108 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौने की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है। वो आग पानी में आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी सरपरिता भी बताई। यानी कि उन्होंने जो खरीदा उसका कारण सहित कितना भी सरपरिता उन्होंने डिटेल में बताई। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चंस की ओर। सभी क्वेश्चंस को बारीकी से देखना है आप लोग को। ठीक है, आप लोग को याद है, मानते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस याद होंगे तो और अच्छी बात है कि आप लोग को याद है। चलिए, जिसको याद नहीं है उसको तो विशेष तौर पे ध्यान देना, और याद वाले को भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होता है। चलिए तीसरा ना प्रश्न है कि बूढ़ी बूढ़ी का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया। यानी कि अमीना का जो है वो क्रोध जो था वो स्नेह में कैसे बदल गया। पहले वो क्रोधित हुआ था, आप भी जानते हैं, उसका स्नेह में बदल गया। तो इसको देखते हैं उत्तर में कि हामिद ने चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती है, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर के बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्यौछावर हो गई। यानी कि उसके विचार, उनके सोच, इन सभी बातों को देखते हुए उनका जो है दिल वो कचोट हो गया। उसके मन में अब कुछ ख्याल ऐसा आने लगा कि वो अब समझ से फाजुल थी कि आखिर इसके मन में ऐसा ऐसा ख्याल आया तो आया कैसे एक छोटे से बालक में। तो चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से आपका 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि अमीना ईद के दिन। चलिए ऋषि कुमार जी हाय लिखे हैं। चलिए हाय। चलिए आज के इस वीडियो को देखना है आपको। आज के इस वीडियो में आपको सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाए जाएंगे। ठीक है, तो बारीकी से आप लोग समझते चलिए। एमडी साकिर जी, ऋषि कुमार आज नहीं आई है क्या सर। चलिए कोई बात नहीं। चलिए गुड मॉर्निंग।
अमीना ईद के दिन निराशा में क्यों डूबी थी? या फिर इसे कैसे पूछ सकते हैं कि बूढ़ी अमीना ईद को क्यों कोस रही थी? ये 2 क्वेश्चंस, मतलब देखिए क्वेश्चंस भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पूछे जा सकते हैं। या तो पूछे जा सकते हैं, है ना? चलिए, या तो पूछा जाता है कि अमीना ईद के दिन निराशा में क्यों डूबी थी? या फिर पूछे जा सकते हैं कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? या फिर पूछा जा सकता है कि ईद अमीना सॉरी बूढ़ी अमीना ईद को क्यों कोस रही थी? इन 3 तरीके से इस क्वेश्चन को पूछे जा सकते हैं और इसका आंसर सिर्फ एक ही होगा, यही। इसका आंसर है कि बूढ़ी अमीना बहुत दुखी थी। एक ही वर्ष में उसका जवान बेटा और वह बहू, यहाँ पे होगा बहू बहू दोनों चल बसे थे। अब सिर्फ छोटा पोता हामिद ही बचा था। हामिद के पास न तो जूते थे न ढंग के कपड़े। ईद के दिन भी अमीना के घर में अनाज का दाना नहीं था। धन के नाम पर उसके, और थोड़ा सा आगे है, देखते हैं, उसके बटुए में 5 पैसे थे। 5 पैसे और हामिद के पास 3 पैसे थे। इसी बदहाली के कारण अमीना ईद को के दिन निराश में डूबी हुई थी और ईद को कोस रही थी। चलिए यहाँ पे कुछ कमेंट्स वगैरह हैं। नथिंग ब्रो, क्या लेके चलिए, बहुत अच्छा, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि हामिद मेले में जाने लगा तो अमीना उसके लिए क्यों चिंतित हो गई? देखिए क्वेश्चंस को घुमा करके, यानी कि जिस प्रकार से पूछा जाए उस प्रकार से सोच समझ करके हम लेकर के आए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसका आंसर है कि गांव के दूसरे लड़के अपने माँ बाप के साथ मेले में जा रहे थे। हामिद के तो बाप मर चुके थे, यानी माँ बाप जो है वो मर चुके थे। अमीना उसे अकेले कैसे भेजती? उसे डर था कि कहीं भीड़ में हामिद खो न जाए। 3 कोस का सफर का था और हामिद के पाँव में जूते भी नहीं थे। अमीना को लगा कि ठीक है, हामिद जाएगा तो उसके पाँव में छाले पड़ जाएंगे। उसकी जेब में केवल 3 पैसे थे। इन्हीं कारणों से हामिद मेले में जाने लगा तो उसके लिए अमीना चिंतित थी। ठीक है, समझ गया? चलिए ठीक है, तो आप लोग पूरी तरह से कंसल्ट होकर के देखिए आंसर को। ठीक है, ऐसे तो इसका वीडियोस भी बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का वीडियो भी आप लोग को मिला है। ठीक है, मिला है। कोशिश करेंगे कि नॉन हिंदी का भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का स्पेशल रूप से वीडियो फिर से लेकर के आए, जिसमें आपको 7 नंबर में पूछे जाने वाले पत्र लेख जितने भी सभी को जिस प्रकार से पूछे जाते हैं सभी को लेकर के आए। तो इसके लिए अगला जो आपका क्वेश्चन है 6 नंबर की ईदगाह के मार्ग पर का वर्णन करें, यानी ईदगाह का जो मार्ग है, ईदगाह जाने के जो रास्ते थे उसका वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। इसका आंसर है आपके सामने कि गांव से निकलकर लोग ईदगाह की ओर जा रहे थे। कभी सब बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते हैं, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर के साथ वालों का इंतजार करते हैं। ईदगाह जाने के मार्ग में बड़ी-बड़ी इमारतें थी, अदालत, कॉलेज, कलाघर आदि उसी रास्ते पर थे। हलवाइयों की दुकानें खूब सजी हुई थी। एक-एक दुकान पर ढेरों मिठाइयाँ थी। ये थे मतलब ईदगाह के मार्ग का वर्णन, यानी ईदगाह के मार्ग में क्या-क्या थे उसका वर्णन करना है। यानी कि देखिए, जैसे-जैसे आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उन सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हम इस लाइव क्लास में वर्णन कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग एकदम कंसल्ट होकर के सभी को देखिए, समझिए, और कुछ विशेष तो है नहीं, आपको याद करने की आवश्यकता तो है नहीं। और अगर इस तरह के क्वेश्चंस का वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको जो है प्ले लिस्ट में कंप्लीटली मिल जाएगा, जो 1 घंटे 25 मिनट का कंप्लीटली वीडियो होगा, जिसमें आपको कंप्लीटली सभी क्वेश्चन समझाए होंगे इसी तरह से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि हामिद के साथियों ने कौन कौन से खिलौने खरीदे, इसका भी वर्णन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ अलग हिसाब से एग्जाम से पूछे जा सकते, ज़्यादा चांसेज है। तो इसका हम वर्णन कर रहे हैं कि मेले में दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे। हम महमूद ने खाकी वर्दी और लाल कप पगड़ी वाला एक सिपाही खरीदा। मोहसिनी ने एक भिश्ती लिया। भिश्ती अपनी झुकी हुई कमर पर मशक रखे हुए था। और नूरे ने एक वकील पसंद किया। सम्मी ने एक खंजरी खरीदी। इस प्रकार हामिद के साथियों ने अपनी अपनी पसंद के खिलौने खरीदी। ठीक है,
और चलिए यहाँ पे एमडी सागर जी कह रहे हामिद ने चिमटा खरीदा था। तो चलिए हामिद ने चिमटा खरीदा था, ये भी इसमें पॉइंट है। यहाँ पे हामिद की वर्णन शरीफ में, हाँ हामिद के साथियों ने, हामिद के साथियों की बात हो रही है, हामिद की बातें नहीं हो रही है। आपने चिमटा का बहुत अच्छा, लेकिन इसमें कह रहे हैं हामिद के साथियों ने कौन कौन से खिलौने खरीदे, तो हामिद के साथियों ने जो खरीदा उसी का वर्णन करना है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने वाले साथियों के बारे में हामिद के मन में क्या विचार आया, यानी कि उनके साथियों ने खिलौना जब खरीदा तो उसके मन में कैसा ख्याल आया। तो इसका आंसर आपके सामने कि मिठाई खाने वाले साथियों के बारे में हामिद ने सोचा कि सचमुच ये लोग बड़े लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली पर मुझे एक भी न दी, इतनी मिठाइयाँ खाने से इनका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी और जवान चटोरी हो जाएगी, तब मिठाइयों के लिए ये लोग घर में पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे, अम्मा चिमटा दे करके मुझे दुआएं देगी। ठीक है, इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। इस प्रकार हामिद ने मन में खिलौने और मिठाई खरीदने वाले साथियों के बारे में तरह तरह के विचार आए, यानी कि उसके साथियों ने जो खरीदा, ठीक है, उसके जितने भी साथी थे उन्होंने जो सामान खरीदा वो अलग अलग। देखिए सबसे पहले क्या होती है कि बच्चे बच्चे क्या होते हैं कि बच्चे इतने त्यागी होते हैं। कह रहे कि यहाँ पे लिखे हैं कि सर मैथिली का लाइव क्लास कब होगा। आज शाम में मैथिली का लाइव क्लास कंप्लीटली होगा, ठीक है, 7:30 बजे लाइव क्लास होगी। 6:30 बजे वाले टाइम को कैंसिल करके 7:30 बजे कंप्लीटली लाइव क्लास होगी मैथिली की, ठीक है। तो चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि चिमटे पर मोहित होकर के हामिद के साथी क्या सोचने लगे, यानी कि उसके चिमटे पर मोहित होकर के क्या सोचने लगे। चलिए शाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी रहता है कि शाम में सरस्वती पूजा, आपको पता ही है कि सरस्वती पूजा है, जिसके कारण क्या होते हैं उसके पंडाल वगैरह में बिजी रहते हैं, बनाने उनाने सभी भिड़े रहते हैं, जिसके कारण जो है नहीं आते हैं लाइव। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर, हामिद के चिमटे ने अपना खूब रंग जमाया, उससे प्रभावित होकर दूसरे लड़के सोचने लगे काश हमने भी चिमटा लिया होता, तब तो पैसे भी नहीं बचे और सब मेले से बहुत दूर निकल आए हैं, बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता, सचमुच टूट फूट जाने वाले इन खिलौने का क्या भरोसा। हामिद का चिमटा तो बरसों बना रहेगा। चिमटे पर मोहित होकर के हामिद के साथ ही खिलौने खरीदने पर पछताने लगे। ठीक है, समझ गए यहाँ पे कि पछताने लगे। ठीक है, यहाँ पे पछताने लगे। हामिद के दोस्तों ने, जब हामिद ने पूरे डिटेल में उसे समझाया कि इसके तुम्हारे खिलौने का क्या फायदा, ठीक है, इस हिसाब से। तो चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि हामिद के साथ ही हाथ में चिमटा देख करके अमीना पर क्या प्रतिक्रिया हुई, यानी कि अमीना ने जब उसके हाथों में चिमटा देखा तो उसके मन में किस प्रकार की भावना जगी, उसके मन में क्या ख्याल आया। तो इसका आंसर आपके सामने है कि हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक उठी। उसकी समझ में नहीं आया कि इतने बड़े मेले में हामिद को और कोई चीज नहीं मिली जो यह चिमटा उठा लाया है। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि यह कितना बेसमझ लड़का है, दोपहर होने आई और इसने न कुछ खाया न पिया। इस प्रकार हामिद को चिमटा लाया देख अमीना को बहुत दुख हुआ। यानी कि जब चिमटा लाया और उसने जब तक अपनी बातें नहीं बताई थी हामिद ने, तब तक अमीना को बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हो रही थी कि कैसा लड़का। जब उसने पूरी डिटेल में बताया तो उसका जो दुख था, उसका जो स्नेह था, उसका जो क्रोध था वो स्नेह में बदल गया। ठीक है, उसका क्रोध जो है वो स्नेह में बदल गया। तो बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर और कोशिश करेंगे इस बार जो नए सेशन चलेंगे आप लोग के हो, मतलब आप लोग जो 11th में जाएंगे वो, या फिर क्लास 10th वाले जो होंगे नए बच्चे, उन सभी को सिलेबस का रीडिंग दिला करके उसके बाद समझाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर बताएंगे। पूरा कंप्लीटली डिटेल में क्लास चलेगी शुरू से लेकर के। ठीक है, तो जितने भी आपके छोटे भाई हो, आपके पड़ोसी हो जो क्लास 10th में इस बार जाएंगे या फिर 11th में हैं, उन सभी को कह दीजिए D4 स्टडी चैनल से जुड़ने के लिए। जैसे कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं वैसे सेम आपको जो है लाइव क्लास में इसी प्रकार से पढ़ाए जाएंगे सभी दिन, सिलेबस बाय सिलेबस।
तो 11वां प्रश्न है आपका कि अमीना ने अपना दामन फैला करके हामिद को दुआएं क्यों दी। ठीक है, इसमें अमीना ने दामन फैलाकर हामिद को दुआएं क्यों दी। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं दोनों फोटो में तुम कौन सा हो, किसको कह रहे हैं ऋषि कुमारी जी। चलिए, तो इसका जो आंसर है आपका कि उत्तर सॉरी, हामिद ने अपनी दादी अमीना से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। बच्चे का इतना त्याग, सद्भाव और विवेक देखकर वह चकित रह गई। उसे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि दूसरे बच्चों को अ, खिलौने खिलौने खरीदते और मिठाइयाँ खाते देखकर भी यह अपने मन पर काबू कैसे रख सका। अपने प्रति पोते का यह स्नेह देख वह गदगद हो उठी। वात्सल्य के उसी आवेश में अमीना ने दामन फैला करके हामिद को दुआएं देने लगी। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस नंबर 1, यानी कि दूसरा चैप्टर का बात हो रहा है। यहाँ पे 108 क्वेश्चंस कंप्लीटली आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं। इसमें है कि गांव के लोग अपने अपने काम ईदगाह जाने से पहले क्यों कर लेना चाहते हैं। देखिए, इससे पहले आप पढ़े होंगे कि गांव के लोग कहाँ जा रहे थे। यहाँ पे देखिए चेंज करके क्वेश्चंस लाए कि गांव के लोग अपने अपने काम ईदगाह जाने से पहले क्यों कर लेना चाहते हैं। क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट तरीके से हम लेकर के आए हैं। ठीक है, इसका आंसर है आपका कि गांव के लोग ने सोचा कि ईदगाह पहुंचने और वहां लोगों से मिलजुल कर घर लौटने में दोपहर हो जाएगी, इसलिए वे ईदगाह जाने से पहले ही अपने अपने काम कर लेना चाहते थे। ठीक है, तो फटाफट लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। लाइक के बटन को दबाने में कंजूसी नहीं करना। ठीक है, चलिए बढ़ते फिर इसके आगे के क्वेश्चंस की ओर। आगे क्वेश्चन है आपका कि किन भाषाओं के बावजूद किन अभावों के बावजूद हामिद प्रसन्न था, यानी कि किस किस चीजों की उसके पास अभाव था फिर भी वो बहुत प्रसन्न थे। इसका जो आपका आंसर है कि हामिद के माँ बाप नहीं थे, उसके घर में अनाज नहीं था, पाँव में जूते नहीं थे और जेब में सिर्फ 3 पैसे थे, फिर भी हामिद प्रसन्न था, यानी कि इतने चीज़ों के अभाव थे उसे। चलिए, तसीफ अहमद जी लिख रहे वेरी गुड गुड सर। चलिए, बहुत अच्छा। इसी प्रकार आप लोग देखिए। ठीक है, पहले देख करके समझिए। चलिए, ऋषि कुमार जी आप दोबारा लाइक कर दिए। चलिए, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अमीना ईद को क्यों वही क्वेश्चन फिर से आ गया। चलिए, इससे हम भगाते हैं। चलिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि हामिद चरखी पर क्यों नहीं बैठा, यानी कि झूले जो है झूले पर क्यों बैठा, नहीं बैठा। देखिए क्वेश्चन, इसको भी मतलब आपको जिस प्रकार से घुमा करके पूछेंगे, सभी घुमाने वाले तरीके को हम लेकर के इस वीडियो में आ गए हैं। रामबाण वीडियो होने वाला है, पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ते चलिएगा। दुर्गानंद पिंटू जी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। चलिए, गुड मॉर्निंग। इसका है 4 नंबर का कि हामिद चरखी पर क्यों नहीं बैठे। इसका आंसर है आपको कि हामिद जरा सा चक्कर खाने के लिए अपने 3 पैसे से 1 पैसा खर्च करना नहीं चाहता था। इस प्रकार पैसे की कमी के कारण हामिद चरखी पर नहीं बैठा, यानी कि हामिद के मन में ख्याल आया कि 1 पैसे तो ऐसे बर्बाद हो जाएंगे, बस एक बार चक्री ऐसे घूमना है और बस पैसे बर्बाद हो जाते हैं, तो ऐसा काम करना उचित नहीं है। अगला जो आपका 5 नंबर प्रश्न है कि दुकानों में कैसे कैसे खिलौने थे। ये क्वेश्चंस आपको कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसका आंसर है कि दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन आदि तरह तरह के खिलौने थे। ये खिलौने इतने सजीव थे कि लगता था जैसे अब बोलने ही वाले होंगे। ठीक है, यानी कि ऐसे ऐसे खिलौने थे जैसे लग रहे थे कि सजीव है, हम लोग जैसे ना सजीव, वैसे सजीव महसूस हो रहे थे। ठीक है, इतने कारीगरी के साथ बनाए गए थे। अब है अगला अगला सवाल है कि हामिद लोहे की दुकान पर क्यों रुक गए। हामिद जो है वो लोहे की दुकान पे क्यों रुक गए। इसका आंसर है आप लोग के सामने देखिएगा ध्यान देते हुए कि लोहे की दुकान पर
लोहे की दुकान पर कई चिमटे रखे हुए थे, जिन्हें देखकर हामिद को अपनी दादी के पास चिमटा न होने का ख्याल आया। चिमटा खरीदने के विचार से हामिद लोहे की दुकान पर रुक गई। यानी कि रुका क्यों? हामिद रुका क्यों? तो चिमटे के ख्याल से, यानी कि उसके मन में ख्याल आया कि उसकी दादी जब रोटी पकाती है तो क्या होता है, उसके हाथ जल जाते हैं, ठीक है, इसलिए उसने चिमटा को पसंद किया। चलिए फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हामिद को चिमटा बड़े काम की चीज क्यों लगता है, यानी कि हामिद को चिमटा बहुत काम का चीज क्यों लगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग को देखिए इस प्रकार से, आपका आंसर है उत्तर, यानी कि हामिद को चिमटा बड़े काम की चीज लगता है क्योंकि उससे रोटियां तवे पर से उतार करके चूल्हे में सेक सकते हैं। इसके अलावा कोई आग मांगने आए तो चिमटे द्वारा चूल्हे से आग निकाल करके उसे दे सकते हैं, ठीक है, ये है। तो बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते उसको आंसर को पढ़ते हैं कि हामिद के अनुसार ज्यादा मिठाइयाँ खाना उचित क्यों नहीं है, यानी कि हामिद के हिसाब से ज्यादा मिठाई खाना उचित क्यों नहीं है, सही क्यों नहीं है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। इसका आंसर है कि हामिद के अनुसार ज्यादा मिठाइयाँ खाना उचित नहीं है क्योंकि इससे मुंह सड़ता है, फोड़े फुंसियाँ निकलती है और जवान चटोरी हो जाती है, फिर पैसे चुराने की आदत पड़ जाने पर मार खानी पड़ती है, ठीक है, मार खानी पड़ती है, यानी कि जब पैसे चुराएंगे तो मार खाते हैं। अगला जो आपका 9 प्रश्न है, फटाफट लाइक के बटन को दबाते चलिए, ठीक है, और ध्यान देते चलिएगा, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन लेकर के आए हम। तो बड़ों की दुआएं के बारे में हामिद क्या मानता है, यानी कि बड़े की दुआएं जो पढ़ते हैं किसी को, उसके बारे में हामिद क्या मानता है। तो इसका आंसर है आपके सामने कि हामिद मानता है कि अच्छा काम करने पर बड़े लोग दुआ देते हैं और बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है, यानी कि जब बड़े लोग दुआएं देते हैं तो सीधे ईश्वर के दरबार में जाते हैं और तुरंत सुने भी जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है 10 नंबर कि अमीना ने अपनी छाती क्यों पीट ली। इसका आंसर है आपके सामने कि अमीना ने अपनी छाती पीट ली क्योंकि हामिद ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। मेले में खाने पीने की कोई चीज न लेकर वह लोहे का चिमटा खरीद लाया था, इसलिए अमीना ने अपनी छाती पीटना स्टार्ट करी है, पीटी, ठीक है। और इसके बाद जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपका जो है करमवीर की पहचान क्या है। और कल के वीडियो में आप लोग को बताया गया था इसी प्रकार के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर आप लोग जा करके डिस्क्रिप्शन में गुड मॉर्निंग, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, उस प्ले लिस्ट में जा करके आप कंप्लीटली, ठीक है, वहां से उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। उसमें वही वीडियो नहीं, आपको उसमें करीब करीब 50 वीडियो के करीब मिल जाएंगे, जिसके बाद उस पूरे वीडियो को देखने के बाद जो है इतना 100% गारंटी है कि आप लोग को एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा एग्जाम में, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो आपका, चलिए आप मैं कह रहे हैं चंदन को पासवान, सॉरी चंदन दीवान जी कह रहे हैं कि सर मैं मधुबनी से हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप मधुबनी से है, ठीक है। तो इसका आंसर है करमवीर की पहचान क्या है, इसका आंसर लेकर क्या है, ऐसे आप लोग को इसका आंसर शायद पता भी होगा। इसका आंसर है कि करमवीर विघ्न बाधाओं से घबराते नहीं है, भाग्य भरोसे नहीं रहते हैं, ठीक है। करमवीर आज के कार्य को आज ही कर लेते हैं, ठीक है, आज ही कर लेते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं तथा जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। करमवीर अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं, वे अलसाते ही भी नहीं हैं। करमवीर समय का महत्व सदैव देते रहे हैं, वे परिश्रम करने से जी नहीं चुराते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कठिन कार्य कर दे दिखाते हैं। करमवीर कार्य करने में थकते नहीं हैं, जिस कार्य को आरंभ करते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। उलझनों के बीच भी वे उत्साह दिखाते हैं, ठीक है, वो जो है उलझनों के बीच भी अपना उत्साह दिखा करके अपना कार्य करते रहते हैं, ये करमवीर की पहचान है, ठीक है। इस बातों को बहुत बारीकी से आपको गौर करना है, इस क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही VVI है, VVI बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो बढ़ते फिर अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, उस क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका
चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, कि अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या-क्या कीजिएगा? ठीक है? अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या-क्या कीजिएगा? इसका आंसर आप लोगों के सामने है कि अपने देश की उन्नति के लिए हम कर्मनिष्ठ बनेंगे। कर्मनिष्ठ बनने का मतलब क्या होता है? कि हम कर्मवीर बनेंगे। सीधी भाषा में बात करें तो कर्मवीर बनेंगे। उसका क्या, समय का महत्व होने देने देंगे और मन, वचन, कर्म तीनों से एक रहेंगे। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नहीं घबराएँगे। जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसे करके ही दम लेंगे। आलस्य कभी नहीं करेंगे और कभी भी अपने कार्य को कल के भरोसे नहीं टालेंगे। ठीक है? समझ गए? कि कल के भरो ये है अपने देश की उन्नति के लिए, जो ऐसे आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं यहाँ पे सभी। चलिए बहुत अच्छा। आप लोग को पूरा कंसल्ट होकर के देखना। देखिए, हम मानते हैं कि आप लोग को आ रहा होगा सभी का आंसर, इस बात को हम मानते हैं। बट अगर नहीं आ रहा है या फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो इसको कंप्लीटली आप लोग समझ लीजिए। समझने के बाद 100% गारंटी कि आप लोगों के पास इतना नॉलेज है कि आप लोग जो पूरी की तैयारी कर लोगे। ठीक है, तो बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे चलिए यहाँ पे इसका आप जो 13 नंबर प्रश्न है कि आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप, सॉरी वही क्वेश्चन फिर से आ गया है। चलिए दोस्त समय इसका क्वेश्चन मिस कर गया। चलिए 15 नंबर प्रश्न है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है कैसे? यानी जो परिश्रमी लोग हैं उससे मनोवांछित, ठीक है, मनोवांछित बोले तो उसकी जितनी इच्छा होती है, मनचाहा, ठीक है, मनचाहा लक्ष्य की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? इसका आंसर आप लोगों के सामने यहाँ पे देख लीजिएगा कि उत्तर, जो परिश्रमी है उसे मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। यानी कि चलिए, यानी कि जो लोग परिश्रमी है, जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, उससे अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। उसका परिश्रमी व्यक्ति कभी आलस्य नहीं दिखाते हैं। ठीक है, जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं वो कभी आलस्य नहीं दिखाते हैं। अगर परिश्रमी व्यक्ति मन, वचन और कर्म से एक मान बना रहे तो कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। यानी कि कर्मवीर व्यक्ति अगर मन, वचन, कर्म से एक रहते हैं तो उसको सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए कहते हैं आप लोग जो तैयारी कर रहे हो तो मन, वचन, कर्म से तैयारी कीजिए, सफलता 100% मिलेगी। आपका जो लक्ष्य होगा वो जरूर प्राप्त होगी। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि परिश्रमी व्यक्ति को समय का महत्व समझना चाहिए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कर्मवीर के सारे गुणों को अपना कर परिश्रमी व्यक्ति को कर्मनिष्ठ होना चाहिए, जिससे मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति किया जा सके। यानी कि सीधी भाषा में यहाँ कह रहे हैं कि परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है कैसे? तो डायरेक्ट भाषा में कहे तो कर्मवीर बन करके परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, बस इतनी बातें। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की। चलिए तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला जो आपका क्वेश्चन है 16 नंबर, और मैथिली का भी इसी प्रकार से सोच रहे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरा डिटेल में लेकर के आए। ठीक है, तो 16वां प्रश्न है कि कल करे सो आज कर, रिक्त स्थान बहुरी करेगा कब से संबंधित अर्थ वाले पंक्ति को लिखिए। यानी कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। चलिए अगले जो लाइव क्लास चलेंगे उसमें मैथिली के भी कंप्लीट इसी प्रकार से चलेंगे। ठीक है, तो इसका जो आपको आंसर है कि उपरोक्त अर्थ वाले पंक्ति है, आज करना है जिसे करते उसे आज ही है, काम करने की जगह बातें नहीं बनाते। यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि कल करे सो आज कर, आज करेगा सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। इसका जो पूरा घुमा फिरा करके बातें हैं कि उपरोक्त, यहाँ करे उपरोक्त अर्थ पंक्तियों में पंक्तियां है, आज करना है जिसे करते हैं आज ही, है ना, काम करने की जगह बातें नहीं बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि आप किसे अपना आदर्श मानते हैं। यानी कि आप किसे अपना आदर्श, अपना सब कुछ, जो जिससे कुछ सीखते हैं।
कुछ ज्ञान प्राप्त है, उस प्रकार के आदर्श आप किसे मानते हैं? यहाँ पे ये क्वेश्चन से आया, तो चलिए, यानी कि आपने किससे कुछ सीखा, उसे आदर्श कहते हैं, किससे सीखा इसको बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऋषि कुमार जी लिखे हैं महात्मा गांधी जी। चलिए, यहाँ पे लिखे हैं आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों, ठीक है। मानते भी हैं और क्यों मानते हैं, ये दोनों पॉइंट आया है। इसका आंसर है कि हम अपना आदर्श महात्मा गांधी को मानते हैं क्योंकि हम सादगी, सच्चाई और अहिंसा पर विश्वास करते हैं तथा सतत प्रयत्नशील रहने का प्रयास करते हैं। ये सब आदर्श महात्मा गांधी में मौजूद थे, ठीक है, मौजूद थे, इसलिए हम महात्मा गांधी को आदर्श मानते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुलशन खातून जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। सभी क्वेश्चंस को बारीकी से देखिए, और जिसकी तैयारी में कमी है आप लोग डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट में जाकर के कंप्लीटली दोनों प्ले लिस्ट को पूरा पूरा देख लीजिएगा। आपकी तैयारी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। साइंस की तैयारी कर चुके हैं तो बहुत अच्छे। साइंस की नहीं, यहाँ पे आपको मैथिली और नॉन हिंदी की बात कर रहे हैं। मैथिली और नॉन हिंदी के प्ले लिस्ट है जो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप पूरी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका अगला क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा गया है, ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बार देखे होंगे, ठीक है। इसका आंसर है आप लोग का कि बाल गोविंद गोविंद बेटा पतोहू वाले गृहस्थ थे, लेकिन उनका आचरण साधु जैसा था। साधु आडंबरों या अनुष्ठानों के पालन के निर्वाहन से नहीं होता। यदि कोई जटाजूट बढ़ा ले तो साधु नहीं हो सकता। वस्तुतः साधु वह है जो आचरण में शुद्धता रखता है। बाल गोविंद भगत की दीनाचार्य, कर्तव्य निष्ठा और आत्मज्ञान उन्हें साधु बना दिया था। यानी कि साधु वो नहीं होते हैं, ठीक है। साधु वो नहीं होते हैं जिसके वेशभूषा से साधु दिखता हो, ठीक है। वेशभूषा से दिखने वाला साधु नहीं होता, ठीक है। साधु वो होता है जिसके कर्म साधु जैसे होते हैं, जिसके गुण साधु जैसे होते हैं। दाढ़ी बढ़ा लेने से, जटा बढ़ा लेने से साधु नहीं होते, ठीक है। तो बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है 19 नंबर, कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त किया, ठीक है, या फिर की। इसका है, इसका आंसर है आपका कि उत्तर, यानी भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप नहीं करते देखे बल्कि मग्न हो गीत गाते देखे। यानी कि विलाप नहीं, विलाप मतलब शोक मनाते नहीं देखे, शोक मनाते नहीं देखे बल्कि वो उत्साह मना रहे थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ कह रहे हैं कि रे उनकी भावना का वह चरम उत्कर्ष था, वो अपने पतों से कहते थे आनंद मनाओ, एक आत्मा परमात्मा से मिल गया है। उनकी भावना भी थी कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, जो आनंददायक बात है। इस भावना को वे संगीत से तथा पतों को यथार्थता का ज्ञान देकर के भगवान सॉरी भावना को व्यक्त कर रहे थे। यानी कि वो साफ साफ तौर पे कह रहे थे बाल गोविंद भगत अपने पतों से कि एक आत्मा परमात्मा से जा मिला है, इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इसलिए तुम उत्साह मनाओ, गम नहीं मनाना है, शोक नहीं मनाना है, ठीक है। तो बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए, अगला जो आपका 20 नंबर प्रश्न है कि पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि चलिए, मीनू खान जी कह रहे हैं हाय सर। चलिए, हेलो, फटाफट आपको आंसर को देखना है। इसमें देखिए, आपको आंसर देना नहीं है, बस आपको देखना है। और जब आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आए तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा समझ में आया या नहीं आया। उसको कब लिखिएगा, जब लाइव समाप्त हो जाएगी तब आपको लिखना है, ठीक है। उस वक्त लिखना है, क्योंकि उसे हम देखेंगे और सभी देखेंगे उसको, ठीक है। अभी जो आप चार्ट करते हैं उसे अभी भर ही देखा जाता है, जब अपलोड हो जाती है तो उसे नहीं देखा जाता, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आपका कि उत्तर, विवाह के बाद पति पर पत्नी का सबसे अधिक अधिकार है। पत्नी का भी कर्तव्य सबसे अधिक पति के प्रति ही होता है। गृहस्थ आश्रम में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अतः पतोहू को सबसे बड़ा अधिकार मान उसी से मुखाग्नि दिलवाना। यह कार्य भगत के व्यक्तित्व की सच्चाई और महानता को दर्शाता है। यानी कि सीधी भाषा में बात करें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि
एक दूसरे पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, और इसके बीच भगत ने इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए उसने उस पर जो मोह माया था, यानी कि उसके बेटे पर जो उसके पतोह की मोह माया थी, उन मोह माया के जरिए उसने उसे आग दिलाई कि आग दिलाने के दौरान जो है उसका मोह माया समाप्त हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद जो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला जो आपका 21 नंबर प्रश्न है कि धर्म का मर्म आचरण में है, अनुष्ठान में नहीं, स्पष्ट कीजिए। यानी धर्म का मर्म जो है, धर्म की ज्ञान जो है वो आचरण में ही है, अनुष्ठान में नहीं है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं। इसका आंसर है कि बाल गोविंद भगत साधु थे, लेकिन साधु जैसा वेशभूषा नहीं था। आचरण की पवित्रता और दिनाचार्य से वे साधु ही थे। गृहस्थ होकर के भी साधु जैसा आचरण ही धर्म का मर्म है, न कि साधु जैसा आडंबर करके। यानी कि वेशभूषा साधु जैसे रखते हैं और कर्म साधु जैसे नहीं होते, तो कोई काम का साधु नहीं होता है। साधु वो होते हैं जिसके कर्म साधु हो और वेशभूषा जो भी हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपका है 22 नंबर। ऐसे तो ज्यादा नंबर होगा, लेकिन यहाँ पर 22 नंबर शो कर रहे हैं, क्योंकि सीरियल नंबर लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कहीं कहीं। यहाँ पे प्रश्न है कि 22 नंबर, बाल गोविंद भगत कबीर को साहेब मानते थे। इस बात को तो सभी जानते हैं कि कबीर को साहेब मानते थे। ठीक है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? यानी साहेब मानते थे, हम लोग भी जानते हैं, पर इसका कारण क्या हो सकते हैं? ठीक है, इसका कारण क्या हो सकते हैं? इसमें आपका जो आंसर है, आप लोग का सेंटर कहाँ कहाँ पर है, इस बात को जानने के लिए एक उपाय है हमारे पास, हम भी जान सकते हैं आप लोग का, कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ जा करके सभी लोग अपने अपने अगर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर चुके हैं तो उसका सेंटर नेम से प्ले करके भेज दीजिए, या नहीं लिखे हैं तो आप लोग पंजीयन संख्या और रोल नंबर, सॉरी डेट ऑफ बर्थ भेजिए। हम सभी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपने अपने सभी की आईडी पर सेंड कर सकते हैं, सभी का सेंटर पता चल जाएगा। चलिए, इसमें बाल गोविंद भगत, ठीक है, तो यहाँ पे बाल गोविंद भगत कबीर पंथी होंगे, वे कबीर के पद से अधिक प्रभावित होंगे। भगत जी आडंबर से दूर रह करके मानव सेवा में विश्वास कर रखते थे होंगे। कबीर के आदर्श को बाल गोविंद भगत मानते होंगे, इसलिए वे कबीर को ही अपना साहब मानते थे। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि बाल गोविंद भगत क्या है, कबीर पंथी होंगे, तभी तो कबीर के पदों को मानते हैं, कबीर को साहब मानते हैं। उसके बाद वे कबीर से अधिक प्रभावित होंगे। भगत जी आडंबर से दूर रह करके मानव सेवा में विश्वास रखते होंगे, कबीर के आदेश को बाल गोविंद भगत अधिक मानते होंगे। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगला जो आपका प्रश्न है 23 नंबर, कि बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र को मृत्यु पर भी, पुत्र की होगा यहाँ पे, मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया। उनके इस व्यवहार पर अपनी तर्कपूर्ण प्रक्रिया का सदी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। यानी कह रहे हैं कि बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया। इसके बारे में आपका मन कैसा, क्या कह रहा है, आपका ख्याल क्या कह रहा है? ठीक है, इसका आंसर है आप लोग के सामने, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आंसर है कि बाल गोविंद भगत अपने पुत्र के मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया। उनका यह व्यवहार हमारे विचार से सत्य था। प्राणी को जन्म प्रदान करता है, फिर मृत्यु से शारीरिक कष्ट भी तो दूर होता है, अतः मृत्यु पर शोक करना अज्ञानता ही है। तो क्या मृत्यु व्यक्ति के प्रति हजारों वर्ष तक शोक किया जाए तो वह लौट सकता है? कदापि नहीं। यानी कि सीधी भाषा में यहाँ बात करते हैं तो कह रहे हैं कि मृत्यु पर शोक करना बेकार बात है। कारण क्या है कि मृत्यु पे अगर शोक करते हैं तो क्या होता है कि वो तो वापस नहीं आ जाएंगे, अगर हजारों वर्ष तक शोक करेंगे तो। ये पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट बात करते हैं कि जब जन्म लिए हैं तो मरना तो है ही, जन्म जब लिए हैं इस पृथ्वी पे तो मरना एक दिन तो है ही, तो फिर क्या सोचना। तो चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चंस की ओर। सभी क्वेश्चंस को आप लोग बारीकी से देखते चलिए, ठीक है। और टाइम आपको 7:17 हो चुका है। और चलिए, यहाँ पे चंदन दीवाना जी लिख रहे हैं कि
एसके एसके को अच्छा नहीं लगता है, उसे लाइव क्लास से आप निकाल दीजिए। देखिए लाइव क्लास से अगर अच्छा नहीं लगता है तो वो खुद ही लाइव क्लास से निकल सकते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लाइव क्लास से वो खुद निकल सकते हैं। और आप लोग उससे कहिए कि अगर आपको क्लास अच्छा नहीं लगता है तो आप लाइव क्लास से निकल जाइए, क्योंकि इस लाइव क्लास पे आप सभी का अधिकार है। ठीक है, जितने भी अच्छे से पढ़ने वाले उसका तो विशेष तौर पे अधिकार है इस लाइव क्लास पे। ठीक है, तो चलिए आप लोग कह सकते हैं जितने भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं उन सभी को विशेष तौर पे इस लाइव क्लास में पूरा अधिकार है, वो जिससे चाहे हटा सकते हैं, जिससे चाहे रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 24 नंबर प्रश्न का आंसर है आप लोग को कि जैसे हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, और इसमें कोई बुरे नहीं या कोई अच्छे नहीं है, बस आप लोग सही से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इसका है कि हुंडरू का झरना अत्यंत आकर्षक, मनोहक मनमोहक और आनंददायक है। उसी प्रकार हुंडरू जाने का मार्ग भी आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। मार्ग में बिहार जंगल, जिसमें हिंसक जीवों की आवाज के साथ साथ विविध पक्षियों का कलवर मनमोहक लगता है। हरे भरे खेतों की हरियाली रास्ते का आनंद और भी बढ़ा देता है। हुंडरू का जलप्रपात से उत्पन्न धवल झाग मन के सारे विकारों को दूर कर देता है। यानी कि सीधी भाषा में जो कहते हैं कि जैसे हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे साफ तौर पे ठीक है, यहाँ पे आप लोग साफ कह रहे हैं कि जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग। इस मार्ग में पूरी बातें दिया गया है कि हुंडरू का झरना अत्यंत आकर्षक है, यानी कि अपनी ओर मोहित करते हैं। उसके बाद जो है इसी प्रकार से हुंडरू जाने का मार्ग भी आकर्षक है। अनेक प्रकार के पक्षी जीव जंतु सभी के आवाज निकलते हैं। उसके बाद हरियाली खेतों में है। इन सभी के साथ जो है हुंडरू का झरना का शोभा और बढ़ रहा है। ठीक है, तो बढ़ते पे अगले क्वेश्चन की। अगला जो आपका क्वेश्चन है 25 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि हुंडरू का झरना कैसे बना है। तो यहाँ पे इसका आंसर भी है कि स्वर्ण रेखा नदी पहाड़ को पार करने के लिए उनके भागों में विभक्त हो जाती है, यानी कि अनेक भागों में इधर उधर कट जाते हैं। ठीक है, पुनः एक जगह होकर के पहाड़ से उतरती है। यह है हुंडरू का झरना जो 243 फीट ऊपर से गिरता है। ठीक है, इसका आंसर जो आप लोग ऑब्जेक्टिव में भी दिए थे। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका किस अपने शब्दों में करना है। स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने से आगे का दृश्य। उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, इसका आंसर जो यहाँ पर हम लेकर के आए कि हुंडरू झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है उसके आगे का दृश्य। आगे घाटी है, पहाड़ों के बीच पतली नदी, मानो थर्मामीटर का पारा हो। नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार, उस पर झाड़ी, चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई पड़ती है। संपूर्ण दृश्य प्राकृतिक है। स्वर्ग जैसा सुख देने वाला हुंडरू के झरने से आगे का दृश्य है, यानी कि ये इतना आनंददायक है कि यकीन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्लीटली 30 क्वेश्चन करा देते हैं। चलिए अगला जो आपका 27 नंबर प्रश्न है कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाइए कि किसी यात्रा वृत्तांत को सोचकर बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। इस बातों पे यहाँ पे आंसर है कि प्रस्तुत पाठ हुंडरू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत है। किसी भी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वहाँ के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन भी अनिवार्य है। जैसा कि हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में लेखक ने वर्णन किया है। यानी कि जब किसी भी जगह का मुख्य रूप से वर्णन हो यात्रा वृत्तांत की, तो वहाँ की जन्म मतलब वहाँ की भूमि कैसी है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ की संस्कृति कल्चर्स कैसे हैं, इन सभी बातों को ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका 28 नंबर प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन दो प्रकार से किया गया, यानी कि यहाँ हुंडरू वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है। इसमें आंसर है कि हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हरिन की तरह छलांग मारता है, और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। दूसरा इसी का पॉइंट है कि हुंडरू का पानी चक्कर काट करके छलांग भरता हुआ नीचे गिरता। इनमें से आपको कौन सा
तरीका सबसे अच्छा लगा, है ना? और क्यों लगा? इसका अब जो आंसर पॉइंट लेकर के आए हैं, इस पॉइंट को ध्यान देना है। इस पॉइंट को हम लेकर के आए हैं, यहाँ देखिए। पहला है कि उपरोक्त 2 कथनों में से मुझे प्रथम वाले तरीका जो है सबसे अच्छा लगा, क्योंकि प्रथम प्रथम कथन में विशेष्य और विशेषण दोनों का प्रयोग है, जबकि दूसरे कथन में विशेषण विशेषण का मात्र प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि प्रथम कथन अलंकारपूर्ण है। इसमें उपमा अलंकार का समावेश किया गया है, जैसा सांप की तरह चक्कर काटना, हिरण की तरह छलांग भरना। ये क्या है? समावेश किया गया है अलंकार का, ठीक है? तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चंस की ओर फटाक से बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर कि उन पदों को लिखिए जिनमें निम्न बातें कही गई है। पहला, आडंबर व्यर्थ, जिसका आंसर यहाँ पे लेकर के आए हैं कि जप माला छापे तिलक साँचे राचे राम हो, ठीक है? तो इसका अगला जो है, नम्रता का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। इसका भी आंसर आपके सामने है कि नर की अरुणल नीर की ऊंचो होए, ठीक है? तो यहाँ पे इसका कंप्लीटली दिया गया है, सर क्लास मस्त है। तो चलिए, यहाँ पे तसीफ अहमद जी कह रहे हैं। तो अगला जो पॉइंट है, तो आप लोग ध्यान दे करके पढ़िए, ठीक है? अगला जो आपका पॉइंट है कि बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता। इसका उत्तर है आपके सामने कि बड़े न हुजे गुणन बिन, है ना? तो यहाँ पे गहनो गढ़ियो न जाए, यानी कि मोती की बात यहाँ पे आप भी पढ़े होंगे कि बड़े न हो जो गुणन बिन साधु, इस प्रकार से आप पढ़े होंगे। अगला जो आपका प्रश्न है कि सुख दुख समान रूप से स्वीकार करना चाहिए, ये किस पॉइंट में किया गया है? तो दीर्घ सांस न ली हो, है ना, दई कबूल। इस पॉइंट्स को कंप्लीटली आप जो है रहीम के दोहे में डिटेल में देखे होंगे, ठीक है? तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका 30 नंबर प्रश्न है, बस 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न है आपका कि दुर्जन का साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, यानी दुर्जन के साथ जो रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती है, इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा है? यानी दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिलती है, इसके बारे में कवि ने क्या कहा है? इसका आंसर है कि दुर्जन की संगति पाकर या संगति के अभाव में मनुष्य को अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती है। इसके लिए उपमा देते हुए कवि ने कहा कि हिंग को कपूर में डाल देने पर उसमें कपूर की सुगंध नहीं आ जाती। यानी हिंग और कपूर को फेंट दिया जाए तो क्या होते हैं कि कपूर की सुगंध जो है नहीं आ पाती है, हींग की ही सुगंध आती है। इसी प्रकार जो है क्या होते हैं, दुर्जन के साथ रहने से सज्जन व्यक्ति भी दुर्जन बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये आपके अभी तक तो 108 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बातें किए थे, लेकर के आए थे, लेकिन आप लोग को शायद उतना इंटरेस्ट नहीं लगा है, जिसके कारण हम 30 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। 108 सब्जेक्टिव लेकर के आए थे, लेकिन 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करके इस क्लास को वहाँ पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और एक कमेंट आया था विवेक की तरफ से, जो कह रहे हैं कि सर 12 बजे दिन में लाइव क्लास दीजिए। यानी कि बीच दिन की बात करें, 12 बजे में कह रहे हैं वो क्लास देने के लिए, लाइव क्लास। और आप लोग का इसमें क्या राय विचार है? अब बताइए। अभी तक तो हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आप लोग का क्या राय विचार है? 12 बजे वाले क्या टाइम सही है? फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या 12 बजे दिन का टाइम सही है? 12 बजे दिन का टाइम सही है लाइव क्लास करने का? आप लोग राय दो कि क्या हाँ सही है या कोई गलत है, ये हम पूछ पता करना है। चलिए फटाफट, यहाँ पे एसके जी लिखे ओके सर। चलिए, और क्या 12 बजे दिन में क्लास लाइव क्लास आना उचित है? सही है। चलिए, एसके जी लिख रहे हैं सही है। और नहीं सर, अभी ही ठीक है। चलिए, चंदन जी कह रहे हैं अभी ही ठीक है। तो अब क्लास को यहाँ से एंड कर दे और फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे खींचते हैं। अभी है, आप लोग के पास बहुत समय है। आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जा करके कंप्लीटली सभी को पढ़िए। और जितने लोग नन हिंदी के या फिर मैथ्स वगैरह के पीडीएफ अगर डाउनलोड नहीं किए हैं, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा करके और सभी को डाउनलोड कीजिए। सभी का पीडीएफ वहाँ पे अपलोड हो चुका है, ठीक है? चलिए, चंदन जी रह रहते हैं 12 बजे कोचिंग पे। चलिए, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहां से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, ठीक है? तो फिर मिलते हैं अगले नए क्लास के साथ। आप लोगों को कुछ वीडियोस भी प्रोवाइड करना है, उस सभी वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। 2:30 बजे आप लोग के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आ रहा है,
और अगर कल के वीडियोस को आप नहीं देखे हैं तो उसको भी आप लोग जरूर देखिए, जो कि इस जस्ट पीछे वाले जो वीडियो हैं उसी वीडियो में कंप्लीटली हुआ है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, उससे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। चलिए, ओके, बाय।